जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है और आजकल राजनीति किसी जंग से कम नहीं है। उत्तराखंड में इस जंग का एक चैप्टर दिख रहा है। इसके पहले अरुणाचल में भी दिखा और अब सवाल है कि क्या मणिपुर वो अगला कांग्रेस शासित राज्य होगा जो निशाने पर है। आवाज अड्डा में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, उसके लीडरशिप पर और क्या लीडरशिप टेस्ट में पीछे रह गए हैं राहुल गांधी। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि सबसे ताजा हालात क्या रहे उत्तराखंड में। पहले अरुणाचल और अब उत्तराखंड। कांग्रेस के हाथ से एक और किला फिसल गया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी हार नहीं मानी है। पार्टी कानूनी और सियासी दोनों रास्ते पर चल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत अब भी बहुमत का दम भर रहे हैं। हमारे राज्य के अंदर चुनी हुई विधानसभा थी, है, बहुमत वाली सरकार थी, आज भी उस बर्खास्त सरकार के पास बहुमत है। लेकिन कांग्रेस के लिए मामला उत्तराखंड में खत्म नहीं होने जा रहा है। खबरें हैं कि मणिपुर में भी कांग्रेस के कई विधायक मुख्यमंत्री से नाराज हैं। केरला कांग्रेस में भी गुट बने हुए हैं। वहीं हिमाचल में मुख्यमंत्री पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री अभी इससे इनकार कर रहे हैं। इस तरह से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, क्या हिमाचल में भी उन लोगों कांग्रेस भले ही अरुणाचल और उत्तराखंड में सत्ता खोने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हो, लेकिन सवाल कांग्रेस के नेतृत्व और खासकर राहुल गांधी पर भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या 10 जनपद में कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों की आवाज नहीं पहुंच रही है, और अगर अपना ही घर कमजोर है तो विरोधियों को दोष देना कितना जायज है। आवाज अड्डा पर आज हम इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करने जा रहे हैं। तो आवाज अड्डा में हम बड़ी बहस ये कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। एक एक करके राज्यों में उनके हाथ से सत्ता निकल रही है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें, ये नौबत क्यों आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस कमजोरी को भांपकर इसका पूरा फायदा उठाया है। तो जैसे हमने कहा कि जंग और युद्ध में सब जायज है, क्या यहाँ पॉलिटिक्स में भी ऐसे काम जायज है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़े हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, एनसीपी के महासचिव तारिक अनवर से बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल, लेखक और कॉलमनिस्ट निलंजन मुखोपाध्याय हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम। स्वागत है आप सबका हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। पहले हम एक्सपर्ट से एक व्यू ले लेते हैं। निलंजन, आज जब हम चर्चा करें उत्तराखंड की और पूरी चीजें सामने होने के बाद ये भी सवाल आता है मन में कि एक एक करके कांग्रेस के जो गढ़ हैं वो अंडर अटैक क्यों आए हैं, और इसके लिए जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसकी कितनी गलती है? देखिए, दो बातें हैं। एक ये है कि कांग्रेस बैकफुट पे खेल रही है, वो अपने जो उनके जो स्टेट्स हैं उनको संभाल नहीं पा रही है। दूसरी तरफ जो आप बोल रहे हैं कि राजनीति में हर कुछ जायज है, हर कुछ एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यू नो। तो जो बात है कि अगर आप सरकार चला रहे हैं तो आप सिर्फ अपने पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात नहीं सोच सकते, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपको संविधान को कितना आप उसको अपहोल्ड कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी देखा गया, उत्तराखंड में भी देखा गया। अभी ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अलग अलग कोर्ट्स में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अरुणाचल का मुद्दा था, हाई कोर्ट में उत्तराखंड का मुद्दा चला गया है। तो क्या 356 लगाना जायज था, उसकी एग्जामिनेशन होगी। तो कांग्रेस की गलती को हम जक्सटापोज नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद गैर संवैधानिक तरीके से प्रेसिडेंट्स रूल लगाया। एब्सोल्युटली, वो एक अलग मुद्दा है निलंजन, आप सही कह रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है और हमारे दर्शकों को याद होगा कि कल हमने अलग मुद्दा नहीं है, नहीं हमने ये मुद्दा पूरी तरह से डिस्कस किया कि बीजेपी क्या कर रही है। आज हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप क्या एक तरह से फेल हुई इस पूरे रिबेलियन को रोकने में। मनीषा प्रियम जी, नहीं वो तो हाँ, मनीषा प्रियम जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नहीं कि अरुणाचल के जो बगावत करने वाले रेबल एमपीज थे वो आकर बैठे थे दिल्ली में, उनसे नहीं मिले राहुल गांधी। देखिए, कहीं न कहीं हाँ, ये एक बात समझनी होगी
कि जहां तक संवैधानिक मुद्दा है कि केंद्र को राज्यों में गवर्नर को अपना सेंटर के एजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो एक नैतिकता है राजनीति की जो बनी रहती है। लेकिन आप देखिए, अगर कांग्रेस एक पार्टी है जिसमें फैक्शनलिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं न कहीं फैक्शनलिज्म में किनारे बीजेपी अपना बंसी लगा के बैठी है। वो एक राजनीतिक दल है जिसका मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस के साथ है, तो बंसी लगा के बैठी है। बाहर से जहां दिखता है कि फैक्शनलिज्म की दरार बढ़ी है, वहां वो उसमें फिशिंग करते हैं। तो मेरी समझदारी ये नहीं बन पाती कि क्या वो मामला था कि विजय बहुगुणा जी को कांग्रेस जो है वो पार्टी दलगत स्तर पर जो है वो नहीं मैनेज कर पाई है। ये बहुत बड़ी बात है। आप केरल में चले जाएं, उमन चांडी और सुधीरन जी, आपको शायद मालूम हो या ना मालूम हो, दोनों ही केरला स्टूडेंट्स यूनियन के मेंबर्स रहे, महाराजा कॉलेज के अग्रणी ये रहे। और ये सारी लड़ाई जो है, ये जब चुनाव दरवाजे के पास आ गया तब इनकी लड़ाई खुले में दिखती है। अब दिसंबर तक मैं केरल में थी, तब तक ये प्रतीत नहीं होता था कि इस तरह से ही उभार आ जाएगा। तो फैक्शनलिज्म कांग्रेस का जो उभर के आ रहा है, उससे ये भी दिख रहा है कि कांग्रेस में अंदर एक राजनीति है कि भले हम चुनाव हारें, भले हमारी सत्ता जो है वो चली जाए, लेकिन हम अपना फैक्शनलिज्म जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो हमारी लड़ाई है वो सर्वोपरि रहेगी। तो कहीं न कहीं भारत जैसे विशाल देश में जहां प्रांतीय विभिन्नता है, तरह तरह की राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, कांग्रेस के भी स्टेट लेवल पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, और उन दरारों को अगर राजनीति के स्तर पे कांग्रेस रफू करने का काम नहीं करेगी तो इनके जो राजनीतिक मतभेद हैं वो इस तरह से ओपन पॉलिटिकल मार्केट के लिए लोव्स एंड फिशर्स की राजनीति इसको कहते हैं, तो लोव्स एंड फिशर्स की राजनीति जो है वो हो जाएगी। तो संवैधानिक मामला भी है। देखिए, दो बातें हैं इस पूरे डिबेट में, दो बातें हैं। ये एक सवाल ये है कि क्या बीजेपी फायदा उठा रही है मौके का, या जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं मौके पर चौका कर रही है, वो एक तरफ है। लेकिन आकाश पटेल दूसरी तरफ, जिस पर हम आज फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने काफी डिटेल में फोकस किया है बीजेपी के पूरे एक टेक्निक पर, और उस पर आज भी बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप और खास करके राहुल गांधी की लीडरशिप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि ये अपने लोगों को संभाल पाते हैं या नहीं, और इसमें अब तक तो फेल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कोई नियंत्रण नहीं है अपनी पार्टी पर, और ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर जो राजनीति होती है हिंदुस्तान में, वो बहुत ज्यादा उसूलों पर नहीं होती। जो पार्टी दिल्ली में हावी होती है, हावी रहती है, उसके पीछे हर क्षेत्र में लोग भागते हैं, और ये कोई नई बात नहीं। आप देखें तो गुजरात में जब दंगे हुए तो कांग्रेस को जो करना था वो कांग्रेस ने नहीं किया। उन्होंने जो किया वो क्या था, एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बंदे को पार्टी का इंचार्ज बना दिया, शंकर सिंह वगैरह, जो 12 साल से वहां पर है। तो जहां पर हिंदुत्व चल रहा है वहां पर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व करती है। बगैर कोई उसूल, बगैर कोई सिद्धांत की राजनीति करना, इसका जो इफेक्ट है, इसका रिजल्ट यही होना है कि आप अंत में कोई भी राज्य आपके पास रहता नहीं है, आपके लोग आपसे भाग जाते हैं। दूसरी बात यह कि जहां पर भाजपा डिबेट लेके जाती है नेशनली फर्जी या ढोंगी राष्ट्रवाद पर, वहां पर कांग्रेस उसके पीछे भागते रहती है, ना कि अपने उसूल और सिद्धांत पर खड़े रहने की कोई क्षमता दिखती नहीं मुझे। तो ये जो हर राज्य में दिख रहा है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा जो केरल में या असम में भी यही होगा कि लोग कांग्रेस से भागेंगे भाजपा की ओर। चलिए, अब जोड़ते हैं हमारे दो जो प्रवक्ता हैं पार्टियों के, बीजेपी और कांग्रेस के। संजय झा जी, सबसे पहले तो आपसे ही सवाल बनता है, क्योंकि मूल हम ये सवाल उठा के जा रहे हैं कि क्या हाथ से कमान फिसलती जा रही है, नियंत्रण निकलते जा रहा है। आपके जो विधायक हैं आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपको पूरा क्राइसिस दिख रहा था लेकिन उसको आप रोक नहीं पाए। तमन्ना जी, देखिए, हकीकत यही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक घटिया षड्यंत्र है, एक घिनौनी साजिश है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि यहाँ पर एक दिन पहले आज उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट होना था। जो सब लोग जो संविधान जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जहाँ पर हमारे उच्चतम अदालत ने
अपने एसआर बोमाई केस में कहा था जी जी कि कभी भी आर्टिकल 356 को लागू करने से पहले उसका फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। इसके बावजूद अरुण जेटली जी जो खुद भूतपूर्व कानून मंत्री रहे हैं, फिर भी उन्होंने ये फ्लोर टेस्ट नहीं होने दिया। मैं यही एक छोटा सा उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रणनीति क्या है। चलिए नहीं, एक मिनट, यहाँ पर प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है और संविधान को कुचला जा रहा है। संजय झा जी, बस एक बहुत ही नुआंस्ड हम पॉइंट रखने की कोशिश करें, इसलिए प्लीज इफ यू वुड अलाउ मी, एक सेकंड के लिए आपकी अगर बात मान भी ले और आरपी सिंह जी उसका जवाब दे देंगे अलग से, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, कि एक साजिश रची गई बीजेपी की तरफ से कि आपके विधायक को वो तोड़ेंगे, आपकी सरकार गिरवाएंगे। मैं ये कह रही हूं कि आपका घर जब बिखर रहा था तो आपकी लीडरशिप कहां थी? जब बागी विधायक जब बगावत पर विधायक उतर गए थे और कह रहे थे कि हमसे बात कीजिए राहुल गांधी जी, कहां थे राहुल गांधी जी? आप, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा है। मैं इसका जवाब देने के लिए व्याकुल हूं। मैं बताता हूं आपको सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि आज आपके सामने प्रजातंत्र और लोकतंत्र को कुचला गया है, संविधान का गला घोटा गया है। आप नेतृत्व की बात कर रहे हैं तमन्ना जी, मैं उसका जवाब दूंगा। आप राहुल गांधी जी पर निशाना लगा रहे हैं। ये कैसा भारत का एक प्रधानमंत्री है और कैसे हैं लोग अमित शाह, क्योंकि इनके इशारे पर वो इमरजेंसी मीटिंग हुई थी शनिवार को। यदि भारत के प्रधानमंत्री खुद अपना उनका भूमिका है, योगदान है कि आज वो संविधान का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, तो नेतृत्व का प्रश्न आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए। देखिए, अंत में जो लोग राजनीति समझते हैं, एक मिनट, जो लोग राजनीति को नजदीकी से समझते हैं, सुनिए 2 मिनट, वो जानते हैं कि यदि आपके पास पैसा हो, और ये सच्चाई है, मैं इस बात को नाकार नहीं रहा हूं, नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, आप यदि 2-3 नाखुश लोगों को अपने तरफ में लाना लोग कोशिश करते हैं। आप आरके सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के संसद के एक संसदीय हैं लोकसभा के, उन्होंने बिहार के चुनाव के पहले क्या कहा था? नहीं, एक मिनट आरपी सिंह जी, आपको रिस्पांस का मौका, और यहाँ पर जैसे निलंजन ने जो पॉइंट रखा था, आरपी सिंह जी आप प्लीज आइए डिबेट में। निलंजन ने जो पॉइंट रखा था वो भी सही है कि अगर गलती आपकी तरफ से हुई है और आपने कमजोरी का फायदा उठाया है, हम कह रहे हैं कि युद्ध में सब जस्टिफाइड है, लेकिन नैतिकता के तौर पर क्या गलती नहीं हुई है? जब फ्लोर टेस्ट होना था सोमवार को, तो एक दिन पहले व्हाई डिड यू पुल द प्लग? तमन्ना, मैं अपेक्षा कर रहा था कि शायद संजय झा आपकी बात का जवाब देंगे। उन्होंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया कि आज राहुल गांधी की लीडरशिप में विश्वास नहीं रहा कांग्रेस के लोगों को। जहाँ राहुल गांधी के पास अपने कांग्रेस के बात कीजिए सर, संजय झा देखिए, ये जो आपको आदत भरा हुआ है, ये आप, मैं संजय झा अपने आप किस गंद की बात कर रहे हैं? ये जो आपकी बातचीत का सलीका है, यही गंदगी दिखाता है कि आप किस गंदी पार्टी से आते हैं, दूसरे को सुनने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए आपकी पार्टी के लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं। आज आप अपनी पार्टी के लोगों को सुन नहीं रहे, हमारी छोड़िए, आज अपनी पार्टी के लोगों को सुन नहीं रहे, इसलिए आपकी पार्टी के लोग आपको छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी आप अपना जवाब पूरा दीजिए, संजय झा सुनेंगे और फिर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। हम डिबेट के स्तर को एक लेवल पर रखें। आप अपना जवाब दीजिए आरपी सिंह, और फिर संजय झा आपको रिस्पॉन्ड करने का पूरा मौका मिलेगा। तारेक अनवर जी के पास भी जाएंगे। जी आरपी सिंह प्लीज कंटिन्यू। जो मैं कह रहा था कि आज जहां तो राहुल गांधी के पास अपने जो गैंग है उसके अलावा उनके पास पार्टी के लिए समय नहीं है, जो उनका टीम है उसके अलावा बाकी पार्टी के लिए समय नहीं है, जहां आज उनकी लीडरशिप में से विश्वास उठ गया। अभी आपको याद हो, थोड़े दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जब तक वो अभी ये उनको मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया, उससे पहले कहा था कि राहुल गांधी कांट लीड दिस नेशन, राहुल गांधी कांट लीड दिस पार्टी। मेरा विश्वास सोनिया गांधी और राहुल गांधी विश्वास नहीं है। तो ये दिख रहा है कि आस्ता आस्ता कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के प्रति जिस प्रकार का डिस्कनेक्ट हो गया है, सकता है आरपी सिंह जी, लेकिन क्या इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि पैसों का लोभ देखकर विधायक तोड़े जाएं? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। पैसों का लोभ देखकर हरीश रावत को ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल से दिखाया, सबने देखा, वो सीडी भी पुख्ता हो गई फॉर्चुनरी क्लब से कि वो सीडी भी ठीक है। 5-5 करोड़ का लाभ दे रहे थे
उनको लालच दे रहे थे, हम नहीं दे रहे। उनके हमें पता नहीं कि वो सीढ़ी सही है नहीं, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं कि पैसा है नहीं, उसमें वो कह रहे हैं दिल्ली के पास भी पैसा नहीं, दिल्ली कंगाल है। फिर से मैं कह रही हूँ हमें पता नहीं है सीढ़ी सही है या नहीं, हम बैक नहीं करते, लेकिन इसमें जो ऑडियो आ रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली के पास पैसा नहीं है। क्या यही प्रॉब्लम है? असली प्रॉब्लम यही है? तारिक अनवर जी, आप इतने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, आप बताएं कि आप इस पूरे सिचुएशन को कैसे देखते हैं? कमला जी, मेरा ख्याल है इसके दो पहलू हैं, और अभी तक जिन लोगों ने अपनी बात कही है उसमें दोनों ही बातों पर लोगों ने रोशनी डाली है। मैं भी उसी को दोहराना चाहता हूं। एक तो यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपनी भी कमजोरी है। ये कांग्रेस के अंदर जो फूट था उसका लाभ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। अगर कांग्रेस का हाउस अगर इंटैक्ट होता तो शायद ये नौबत नहीं आती, ये मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा अपने आप को कहती है कि हम दूसरे राजनीतिक दलों से अलग हैं, वो कौन सी परंपरा बनाने जा रहे हैं? सभी लोगों को पता है कि जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद अब उत्तराखंड में जो सरकार गिराई गई है और ये कोशिश हो रही है, तो ये इसीलिए हो रही है कि ये पिछले दरवाजे से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। इनको इस बात पर विश्वास नहीं है कि आने वाले चुनाव में उनको सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए वो उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश की है। और तमाम जो देश में जो हमारा संविधान है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, उन सब चीजों को ताक पर रख दिया गया। और अभी मुंबई केस के बारे में जिक्र हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे ये निर्देश है, जजमेंट है कि जो भी अगर सरकार का अगर टेस्ट करना है, उसके बहुमत का टेस्ट करना है, तो वो फ्लोर पर होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से लगातार ये काम हुआ है, और अगर पूरी चीजों को पर देखा जाए तो अफसोस लगता है कि जब हम ये दावा करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो संविधान है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, हम सबों को लेकर चलने में विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फेडरल स्ट्रक्चर पर कोई विश्वास नहीं है। और बाय हुक बाय क्रुक वो सत्ता में आना चाहते हैं और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, और ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तो बहुत ही बैलेंस्ड एक असेसमेंट तारिक अनवर साहब की तरफ से। आरपी सिंह, आपका क्विक रिस्पांस और फिर संजय झा आपको जवाब देंगे। एक ईमानदारी से बताइए, 18 तारीख को उनका जो बिल था, फाइनेंस बिल था, वो पास नहीं करा पाए। अगर वो पास कराया तो फिर किस मत पे अपने लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं? वो कह रहे हैं बिल पास हो गया, तो फिर किस मत पे अपने लोगों को सस्पेंड किया? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ उनके इन पर है। अगर उन लोगों ने वोट डाला था और बिल पास हुआ, जैसे कि उनके स्पीकर ने घपला किया। अरे एक मिनट सोनिया, आप बोले, देखिए मेरी बात पूरी होनी दीजिए प्लीज, मेरी बात पूरी होनी दीजिए। अगर उन्होंने बिल पास कर लिया था फिर लोगों को सस्पेंड करने मतलब नहीं है। जहां फिर उस दिन बिल पास नहीं हो तो उसी दिन सरकार अल्पमत में हो गई थी, उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए था। अब अपना घर ठीक न रख पाए और दूसरों पर दोष मरे, नहीं, तो ये देखिए, इसमें देखिए ऐसी लॉजिक है, अगर किसी ने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया हो और वो सोने चले गए हो, वो देख नहीं रहे कि घर का दरवाजा बंद किया, तब क्या उसमें चोरी जायज है या नहीं? संजय झा जी, चोरी दरवाजा तो खुला छोड़ दिया, ये तो मानना पड़ेगा। हमने कोई चोरी नहीं करी, हमने कोई चोरी नहीं करी, उनके लोग खुद चलते रहे। लाइटर वेन में मैं एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल। लाइटर वेन में एग्जांपल दे रही हूँ। संजय झा जी, यहाँ पर थोड़ी सी हाई कमांड एक तरह से हैज बीन कॉट नैपिंग। तमन्ना जी, देखिए तारिक जी ने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाय हुक और बाय क्रुक, मैं समझता हूं कि बाय क्रुक, सिर्फ क्रुक से ही भारतीय जनता पार्टी पीछे दरवाजे से अंदर आने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको आज जो तरुण गोगोई जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आसाम के, जो उन्होंने कहा है उस पर गौर कीजिए। उन्होंने क्या कहा कि आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी, इसी तरीके से जो उन्होंने उत्तराखंड में किया, इसी तरीके से जो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में किया, और वो मणिपुर में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कैलाश अरे सिंह साहब जरा 2 मिनट सुनिए। कैलाश विजयवर्गीय जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं जी, उन्होंने क्या कहा आज? उनका बात सुना है आपने? उन्होंने कहा है कि आप देखिए आगे आगे होता क्या है, मणिपुर में भी वही होगा।
अरुण जेटली जी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि आप देखिए कांग्रेस मुक्त भारत उत्तराखंड में उसका हम आपको उसका उदाहरण देंगे। तो ये पार्टी जो नरेंद्र मोदी जैसे शख्स जो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त जिनका उत्तराखंड एडोल्फ हिटलर के नमूना है, वो तो प्रियम जी एक मिनट, ये सारे केसेस आप लोग, माफी चाहता हूँ, वो इटली से लाई हुई आपके लिए देवता है, तभी तो ये जो तारिक अनवर साहब बैठे हैं 1981 में पार्टी देखिए हम बहुत की बात कीजिए, वर्तमान की बात कीजिए, नरेंद्र मोदी साहब और संजय झा जी, हम बहुत ही सीरियस पॉलिटिकल डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस डिबेट का जो की क्वेश्चन है मनीषा प्रियम जी, वो है कि कांग्रेस पार्टी और उनकी जो लीडरशिप है इस समय ट्रांजिशन में है, नहीं है, पुरानी है, सिस्टम बना रही है, अभी तय नहीं है। और उस लीडरशिप के लिए और राहुल गांधी के लिए बड़ा टेस्ट है इस वक्त। उस टेस्ट में इस वक्त कैसे नजर आ रही है, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। जी मनीषा प्रियम, बड़ा टेस्ट है, बहुत बहुत बड़ा राजनीतिक टेस्ट है कांग्रेस पार्टी के लिए। और अभी ठीक इस बयानबाजी जो आप तीखा प्रहार देख रही हैं इन दो दलों का, उसके पहले आपने एनसीपी का जो बैलेंस बयान सुना, वो बैलेंस बयान भी वास्तव में राजनीतिक बयान है। वो राजनीतिक बयान इसलिए है कि कभी भी खुल के भाजपा का विरोध नहीं करता, लेकिन आपको बता रहा है वो कांग्रेस के साथ एनसीपी शासन में रही, कांग्रेस के कई लोग एनसीपी में हैं, लेकिन बगावत किए हुए लोग हैं ये। तो कांग्रेस में अब फिर से वो एक दौर आ गया है। आप याद कीजिए तमिल मनीला कांग्रेस बना, सब लोग कांग्रेस के दिग्गज नेता जितने हैं, वो ऐसा दौर एक साइकिल का आता है जब उसके बड़े नेता जो हैं वो घर छोड़ के जाते हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस का जो है ये एक दिख रहा है कि अंदर से उसका घर जो है वो हिला हुआ है। बड़े नेता अपना मन बना चुके हैं कि चाहे तो उनकी सुनी जाए, वरना वो पार्टी, विजय बहुगुणा जी का पार्टी को हिलाना ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि आप देखिए बहुत तरीके से उनकी ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन रीता बहुगुणा जी यूपी में बहुत बुरे और कठिन दौर में भी कांग्रेस का एकदम दामन संभाले रही। विजय बहुगुणा जी भाजपा का एक बहुत ही रद्दी शासनकाल उत्तराखंड में हुआ, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री बने। वो उस समय भी हरीश रावत जी की जो पलटन थी उसको संभाली गई थी। तो क्या ऐसा हुआ कि हरीश रावत जब बने तब उत्तराखंड में वो संभाल नहीं पा रहे हैं? अच्छा, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक घर संभालने का काम, एक सेकंड, राजनीतिक घर संभालने का काम जो है वो कांग्रेस की जिम्मेवारी थी। और उत्तराखंड में ये हिलना ये एक नायाब बात लग रही है मुझे, बहुत नायाब बात लग रही है। क्योंकि आप देखिए कांग्रेस का यहाँ पे एक फुटहोल्ड रहा है और हरीश रावत जी, विजय बहुगुणा जी ये केंद्रीय नेतृत्व को मानते हैं। क्या हुआ कि आपसी टकराहट को सुलह करके और दबाया नहीं जा सका? नहीं, इसमें जो कोर्ट्स आए थे, जो कोर्ट्स आए थे इंडियन एक्सप्रेस में जो रेबल एमएलएज हैं उनके, कि राहुल गांधी जी के पास समय नहीं है हमसे मिलने का, हमने समय मांगा, हमसे मिलते नहीं है, कन्हैया से मिलते हैं। ये अब 356 तमन्ना जी 356 ये नहीं सुलझा सकता। घर की आग को घर में सुलझाना होगा आपको। क्या बात है कि अगर राहुल गांधी नहीं करना चाहते तो इनके अन्य नेता कितने कद्दावर नेता हैं, वो किसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो राजनीति है जिसमें वो किनारे के दलों से राजनीति करते रहेंगे, तो उसका ये होगा। कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है, घर संभालना कांग्रेस की राजनीतिक जिम्मेवारी तो है ही, नैतिक हो ना हो, लेकिन राजनीतिक जिम्मेवारी। संजय झा जी, आपके पास आने के पहले निलंजन इस पर कमेंट करना चाहते हैं। निलंजन, देखिए, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या है 2014 के हार के बाद से, वो किसी तरह की ओवरऑल एक नेशनल रणनीति नहीं बना पा रही है कि किस तरह से वो वापसी कर सकती है। उनमें जो सेंस ऑफ एक जो डिसरे है, जो स्ट्रे करती हुई दिख रही है, वो लगभग वैसी ही कि जैसी भारतीय जनता पार्टी में 2004 के हार के बाद थी। कांग्रेस की मुख्य समस्या ये है कि वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। उनको लगता है कि केंद्र में अगर थोड़े से एग्रेसिव स्टैंड ले लें और स्टेट पॉलिटिक्स को समझने की कोई कोशिश नहीं करती है। यही प्रॉब्लम है कि इंटायर लीडरशिप की, जिसकी वजह से अरुणाचल को उन्होंने नेग्लेक्ट किया, उत्तराखंड को नेग्लेक्ट किया। कोशिश होनी चाहिए कि जो अलग फैक्शंस हैं उनको बोले कि आइए साथ बैठिए और एक ही टेबल में बैठ के बातचीत करें, और बोले कम से कम पार्शियल पावर इज बेटर देन नो पावर। ये नहीं कर पाई। प्रॉब्लम ये है कि बेसिक स्टेटमेंट्स, अच्छे जुमले दे देते हैं राहुल गांधी। पिछले साल 2015 में बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि सूट बूट की सरकार,
इस बार उन्होंने कहा कि फेयर एंड लवली की सरकार है। ठीक है, बहुत अच्छा अटैक पॉइंट है, गुड टॉकिंग पॉइंट्स, लेकिन टॉकिंग पॉइंट्स के आधार पे पूरे देश की राजनीति नहीं चलती है। ये जब तक जो लीडरशिप है ये इस बात को नहीं समझेगी तो बार बार जो है जो रियल पॉलिटिक्स के जो खेल हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पछाड़ती रहेगी। संजय झा जी। तमन्ना जी, मैं इतना ही कहूंगा, आपके पैनल में बहुत प्रतिष्ठित विशेषज्ञ लोग बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कहूंगा। कि आपको याद होगा कि पिछले साल दिल्ली और बिहार में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो कहते हैं उनका नामो निशान हटाया गया है, लेकिन इतनी भ्रष्ट पार्टी है क्या हाल हुआ वहां पे, ये जानती है। कांग्रेस का क्या हाल हुआ? जीरो। अरे बीच में मत टोके। और बिहार में इतना भ्रष्ट व्यवहार मत दिखाइए, इतना भ्रष्ट व्यवहार मत दिखाइए। पार्टी है, सुना कीजिए, वो सब दलों के साथ जिन दलों को गाड़ी निकालते थे। तमन्ना जी, मैं आपसे बात करूं, मैं उनका जवाब नहीं दूंगा। आरपी सिंह जी, आप इसकी बात रिस्पॉन्ड करेंगे, पूरा समय आपको मिलेगा जी। हाँ, उनको मेरा भी वक्त दे दीजिएगा, उनको जितना वक्त चाहिए दे दीजिए। मैं चुपचाप से मैं उनको सुनूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये मोदी जी की ये नौटंकीबाजी, ये जुमलेबाजी, ये नाटक, ये सब अब चलेगा नहीं। भारत के लोग जुमले समझ चुके हैं। अब आकाश जी ने जो भी कहा, मैं आपको भविष्यवाणी में इतना बता दूंगा, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस साल के अंत तक लगभग 9 स्टेट चुनाव हो जाएंगे या 6 चुनाव हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उसमें कुछ विजय नहीं होगा। तो अब किसी न किसी तरीके से उनको माहौल बनाना है, वातावरण करना है। ये इनकी, मैं समझता हूं कि ये चाहते हैं कि राजनीतिक संदर्भ में ये कितनी अजीब बात है कि इस पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, फिर भी इतने डरपोक और भयभीत है कि फ्लोर टेस्ट नहीं होने देती है। बहुत स्ट्रांग नहीं नजर आ रहे हैं और आने वाले चुनाव की छोड़िए, ये सवाल है कि क्या आपके नेता, आपके जो ग्रास रूट के वर्कर्स हैं, एमएलएज हैं, उनसे बात ही नहीं करते? इनएक्सेसिबिलिटी, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। इनएक्सेसिबिलिटी की जो कंप्लेंट है वो पहली बार नहीं आई है। बहुत सारे लोग, देखिए मैं आपको जवाब राहुल गांधी हमसे बात नहीं करते। ये एक रियल प्रॉब्लम है। तमन्ना जी, इसका बहुत सरल और साधारण जवाब है। मान लीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने धन मन तन से लोगों को खरीद रही है, तब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो लोग अब पार्टी छोड़ने की उनको इच्छा है, जो खरीदार जिनको नीलामी हो रही है, वो क्या बोलेंगे? उनको बोला जाता है कि आप किसी, देखिए राहुल गांधी जी से तो डरे हुए हैं मोदी जी। सूट बूट की सरकार के बाद उन्होंने बजट को बदलने की कोशिश की, तो उनको कहा जाता है कि आप राहुल गांधी जी पर हमला कीजिए, आप राहुल गांधी जी पर हमला कीजिए। अरे यही तो इनकी राजनीतिक रणनीति है। अभी तक क्यों चुप हैं? अभी 1 साल चुनाव के बाकी हैं, तो अभी बीजेपी के रंग लग रहे हैं। ये एक पॉलिसी है कि हम इन रिबेल एमएलए से बात नहीं करेंगे, क्या आप ये कह रहे हैं संजय झा? हम यही करें कि जो लोग हमारी पार्टी के विचारधारा, जो लोग भारत के संविधान, जो लोग एक धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग अचानक भारतीय जनता पार्टी की कट्टरपंथी सांप्रदायिक राजनीति पर अचानक चले जाते हैं, उनके लिए पार्टी की हाईकमांड, जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, आप उनके साथ जा रहे हैं, वो पार्टी की विचारधारा के साथ रहेंगे। जो लोग नहीं रहेंगे उन पर पार्टी सही कदम और कड़ी कदम उठाएगी। ओके, आरपी सिंह जी, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिस्पांस संजय झा से, और ये हम अपने एक्सपर्ट के पास भी लेके जाएंगे, लेकिन उसके पहले आरपी सिंह आपका रिस्पांस। संजय झा यहाँ पर कह रहे हैं कि हम नहीं बात करना चाहते। अगर आप पासा पलटना चाहते हो, आप जंप करना चाहते हो तो आप जाइए। ये एक हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं या मजबूरी में कह रहे हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन आरपी सिंह जी, आपका रिस्पांस। 3 दिन पहले तक तो उनके मुख्यमंत्री फोन कर 5-5 करोड़ रुपए की ऑफर दे रहे हैं अपने लोगों को। तो क्या करना चाहते हैं वो बता दें एक बात। और दूसरी बात, यही मुख्यमंत्री जी शायद आप लोग भूल गए, थोड़े दिन पहले इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑन रिकॉर्ड टीवी पे, ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे पैसा लेते पकड़े गए थे। ऐसी तो भ्रष्ट सरकार है वहां पे, और इसलिए वहां के इनके विधायक इनके भ्रष्ट मुख्यमंत्री से तंग है। उनका जो स्टाइल है उससे तंग है, नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से तंग थे, इसलिए उन्होंने कहा हम छोड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ नहीं जाना चाहते। इसलिए उन्होंने जब 18 तारीख को बिल आया उसका विरोध किया।
और दूसरी बात संजय साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप तो भारत का जो टुकड़ा करना चाहते हैं कन्हैया कुमार, उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं, उसको अपना पोस्टर बनाते हैं। आज असम में राहुल गांधी की फोटो नहीं दिखती, वहाँ पर कन्हैया कुमार की फोटो दिखती है। आप तो नाथूराम भारत के टुकड़ा करेंगे। अरे कन्हैया, आप नाथूराम गोडसे की मंदिर बनाइए, कहा गांधी जी के हत्यारों का नक्सल है वो शहीद है। अब बताइए, जनता वाले में जो नक्सल है वो शहीद है, आप आपके साथ चाय पीते हैं, उनको पोस्टर बनाते हैं। इसलिए एक ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो मूल सवाल है उनके साथ जाते हैं। एक मिनट, ये एक जो हिट एंड रन पैटर्न नजर आ रहा है बीजेपी का, जहां पर कमजोरी है कांग्रेस की जिन स्टेट्स में, वहां पर वो अपना प्लान बना रहे हैं। अब वो प्लान बनाना सही है या गलत, ये भी एक डिबेट का मुद्दा है, लेकिन आगे कौन से स्टेट्स हो सकते हैं निशाने पर, इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मणिपुर, वहां पर भी बगावत शुरू हो गई है। हिमाचल, चीफ मिनिस्टर पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। कर्नाटक, बायपोल में बुरे हालत के बाद अब सिद्धरमैया जी के खिलाफ भी गुस्से की आवाजें उठ रही है। यहां पर अब क्या करेंगे राहुल गांधी, इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के हाथों से फिसल रही है कमान, ये चर्चा हम कर रहे हैं आवाज अड्डा पर। जी हां, एक तरफ उत्तराखंड में पूरी तरह से सत्ता से निकल गई है हरीश रावत की सरकार। इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल माफ कीजिए, वहां डिक्लेयर हुआ है और उस पर काफी चर्चा हो रही है कि क्या बीजेपी ने सही किया, क्या केंद्र में सरकार नाजायज फायदा उठा रही अपने पोजीशन की, ऐसा आरोप है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन दूसरी तरफ क्या उन्होंने अपने आप को कमजोर रखा है और क्या अब बगावत के लिए दूसरे केंद्र भी खड़े हो गए हैं, इस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। आकार, थोड़ा सा अगर फोकस करें दूसरे स्टेट्स पर, केरल में लड़ाई चल रही है, जैसे मनीषा भी कह रही थी, लड़ाई चल रही है चीफ मिनिस्टर और केपीसीसी के हेड के बीच में। कर्नाटक में बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं चीफ मिनिस्टर के साथ। वीरभद्र सिंह जैसे तैसे अपना चला रहे हैं, तो वीक पॉइंट्स हैं काफी ज्यादा और मणिपुर उसमें सबसे वीकेस्ट है। हेलो, ये कोई नई बात नहीं कि कोई राज्य में कांग्रेस पार्टी के बीच कोई फूट हो। ये 20, 25, 30, 40, 50 सालों से चला आ रहा है। नई बात यह है कि केंद्र में जो हमारे नेता हैं, सोनिया जी, राहुल जी, उनका कोई नियंत्रण नहीं है लोगों पर। कि पहले जो होता था कि जो टिरनी होती थी, एक डिक्टेटरशिप होती थी इंदिरा जी की, वो अब नहीं रही। तो आप देखें तो महाराष्ट्र की असेंबली में जो वारिस पठान साहब के साथ हुआ, मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी जी इस बात से सहमत थे कि उनको निकाला जाए, लेकिन उनमें ना तो ये हिम्मत थी ना तो ये साहस थी कि इसको अपोज करें। तो कोई भी तरह का कंट्रोल नहीं लगता मुझे कांग्रेस लीडरशिप का अपने राज्यों पर। मैं नहीं मानता कि केरल में, बंगाल में या तो असम में कांग्रेस जीतेगी। मैं मानूंगा कि ये तीनों राज्यों में भाजपा का जो वोट शेयर है वो बढ़ेगा। मैं ये मानता हूं कि ये तीनों राज्यों में कांग्रेस हारेगी। ओके, तारिक अनवर जी, क्या ये कोइंसिडेंस है कि जहां पर सबसे वो वीक नजर आ रहे हैं या जहां पर सत्ता गई है हाथ से, वो छोटे राज्य है रिलेटिवली, जिसमें से कम लोकसभा सीट्स निकलते हैं? क्या ये कारण है कि आला कमान और इन राज्यों के लीडर्स के बीच में कम बातचीत होती है और ये इसलिए ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं? नहीं, देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस को ओवरऑल अपनी रणनीति पर ध्यान देना पड़ेगा और जो अगर कहीं कम्युनिकेशन गैप है तो उसको दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, वो भी सही नहीं है। नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे। स्टेट में लीडरशिप को, हाँ, नहीं, एक बात मैं कह रहा हूं, जो अभी लोगों ने कहा कि सब चीज, सारा दोष कांग्रेस पर ही लोग थोप रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हकीकत यह है कि आज की राजनीति सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो जाहिर है कि वो प्रभावित करता है राज्य की राजनीति को। इससे हम इनकार नहीं कर सकते, उससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये काम जरूर मुश्किल है। मैं समझता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक समय में कहा था कि कांग्रेस विहीन हम
भारत को बनाएंगे। तो कांग्रेस विहीन तो मैं ख्याल कि वो नहीं बना पाए, क्योंकि उसके बाद जितने भी चुनाव हुए 6-9 महीने के अंदर दिल्ली का चुनाव हुआ, लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या असर हुआ। उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में भी ये इसी तरह से सरकार गिराने की इन्होंने पूरी कोशिश की थी और नीतीश कुमार को सत्ता से अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की जनता ने जवाब दिया इनको। तो इसी प्रकार से मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में भी जब भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, या हिमाचल में हो या जहां जहां ये सरकार गिराने की कोशिश करेंगे, आखिर में लोग यही कहेंगे कि इन्होंने एक बनी बनाई सरकार जो चल रही थी, ठीक ठाक सरकार चल रही थी, उस सरकार को गिराने का काम किया। मैं एक जो थ्योरी है नीलांजन जी, और फिर मैं आऊंगी संजय झा और आरपी सिंह के पास। एक जो थ्योरी है कि भारतीय जनता पार्टी इन स्टेट्स में सरकार बनाने से ज्यादा ये साबित करने में लगी है कि कांग्रेस सरकार नहीं चला पा रही है, ये मुख्य उद्देश्य है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ हद तक कंफ्यूज है कि वो एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। अब जैसे मसलन उत्तराखंड का एक मामला लीजिए, अगर आपकी सरकार बनाने का पर्पज नहीं था तो आपने इतना उथल पुथल क्यों किया? आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया कि आप एक ऐसी घटना कर दी जिससे आपने प्रेसिडेंट रूल रखे और उसके बाद चुनाव होने? इन एनी केस जनवरी फरवरी 2017 तक उत्तराखंड में चुनाव होने ही थे। मणिपुर में भी चुनाव अगले साल ड्यू हैं। अगर आप उसमें करना चाहते हैं आगे वहां जाके डिस्टेबलाइज, तो आप क्या किस वजह से करना चाहते हैं? अगर आपको वाकई लगता है कि वहां की सरकार जो है अच्छा काम नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा और एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होने दीजिए। आप कांग्रेस में स्प्लिट करते हैं, असम में भी उन्होंने स्प्लिट किया, आप नए लोग लेके आए, जो आपकी जो ट्रेडिशनल जो लीडर्स हैं आपके स्टेट्स में, जो सदियों से आपके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो और जब उनको लगता है कि सरकार मिलने वाली है, थोड़ा सा पावर में हम लोगों को स्पॉइल्स मिलेंगे, तब आप 50 और लोगों को ले आते हैं और उनको फिर खतरा होता है कि अगर हमारी सत्ता आ जाएगी तो हमको तो कुछ मिलेगा नहीं, ये लोग बन जाएंगे, सारे मंत्री बन जाएंगे। तो फिर जो चुनाव होता है उसमें पूरी तरह से एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं बनता है। तो एक तरह से ये कांग्रेस मुक्त भारत का जो परस्यूट है, ये खुद तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए सेल्फ डिफीटिंग होता हुआ भी लगता है मेरे को। ओके जी, संजय झा, इसमें आप पॉइंट ये है कि आगे बहुत सारे राज्यों में तकलीफें हैं आपकी, इस पर आप क्या जाग चुके हैं कांग्रेस पार्टी, या फिर आप रुकेंगे कि बड़ी क्राइसिस हो जाए और फिर आपको मौका मिले कहने के लिए कि देखिए बीजेपी ने क्या किया हमारे साथ? देखिए तमन्ना जी, अंत में चाहे कोई भी साजिश करे, षड्यंत्र करे, जितने भी आरोप लगे, जितने भी जवाब मैं आपको टीवी स्टूडियो में दूं, सच्चाई यही है कि अंत में प्रजातंत्र की खूबियत यही है कि ये विशेषज्ञ हम और आप नहीं इसका तय कर सकते हैं, ये जनता की अदालत तय करेगी। और जैसे तारिक जी ने सही कहा कि आज यदि उत्तराखंड में यदि भारतीय जनता पार्टी को हिम्मत है, और मैं इनको चुनौती दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार प्रवक्ता होते हुए, तो कर ले चुनाव और अरुणाचल प्रदेश में कर ले, जहीं भी वो चाहे। देखिए सच्चाई ये तमन्ना जी की भारतीय जनता पार्टी की लालची, लोभी, सत्ता की अहंकार, उनको उसी से उनकी पूरी विनाश हो रही है। और इसका ये सबूत है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, रोहित वेमुला और कन्हैया कुमार, जिस तरीके से ये सरकार का हमने रुख देखा है, ये बात सिद्ध करता है कि इस पार्टी की भविष्य अभी अंधकार में डूब चुकी है। और हम जनता के पास जाएंगे। कांग्रेस पार्टी हर नुक्कड़, हर गांव, हर शहर, हर टीवी स्टूडियो, हर सोशल मीडिया, हर जगह जाके हम जनता की अदालत में हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे। और यदि उनको हिम्मत है, नरेंद्र मोदी जी को हिम्मत है, तो आ जाए। संजय झा तो इसको कोशिश कर रहे हैं एक एडवांटेज में बदलने की, वो सब जगह जाकर कहेंगे कि देखिए हमारे साथ क्या हुआ, हम तो विक्टिम है इस पूरे खेल में। और वो सच भी है। तो एक बात समझ ले, संजय साहब को गलतफहमी है। मैंने वापस रिपीट करने लिखा रहा हूं, अभी हाल में वीडियो आया, उससे पहले वीडियो आया जिसमें उनके लोग रिश्वत लेते पकड़े गए, रिश्वत ले रहे थे। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैसी भ्रष्ट सरकार होनी थी सबको दिखती है। दूसरी बात, कन्हैया कुमार का भी डॉक्टर वीडियो दुनिया जानती है। सर एक मिनट झा साहब, उसी कन्हैया कुमार को सर पे टोकरी पे लेकर आप घूम रहे हैं, और मैं माफी चाहता हूं, वो कन्हैया कुमार देश का टुकड़ा करने की बात करता है। प्रश्न का जवाब दीजिए। यकीन नहीं होता। आप बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था। एक मिनट सुनिए। नहीं तमन्ना जी, स्लो नाउ।
आस्क हिम टू जस्ट कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल। जी बोलिए आप। संजय झा साहब वो वीडियो, संजय झा साहब कन्हैया कुमार का वीडियो छोड़िए, आप वो वीडियो देखिए जिसमें संजय झा ने रवीश कुमार को इंटरव्यू में कहा नक्सलवादी जो नक्सल है वो देशभक्त है, वो मार्टर है, वो शहीद है। ये आफ्टर छूटने के बाद का है, आप उसको कह रहे हैं साथ लेकर चलने जो देश को टुकड़े करने। आरपी सिंह जी, हम कन्हैया कुमार की बात नहीं कर रहे हैं। आप पूरा अपना बोलिए लेकिन जो मुद्दा है उस पर रहे। आप पूरा अपना बोलिए लेकिन जो मुद्दा है उस पर रहे। हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारें भ्रष्ट है। एक मिनट आरपी सिंह जी, आप मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारें भ्रष्ट है तो आप केस फाइल कीजिए, उसे कोर्ट में ले लीजिए, आप आगे कानूनी प्रक्रिया चलाइए। राजनीतिक पार्टी के तौर पर आपको पूरा हक है कि आप अपना बेस बनाएं, लेकिन ये टर्म के बीच में शॉर्टकट लेकर सरकारें गिराने का क्या मतलब है? क्या मैसेजिंग दे रहे हैं आप? हम कब गिरा रहे हैं सरकार? इनके लोग खुद निकल कर आते हैं अपनी सरकार के खिलाफ में। और एक मैं वापस जो कह रहा हूं, जब कांग्रेस 70 से बड़ी कांग्रेस का ये हाल हुआ है और 1984 से लेकर अब तक 36 बार कांग्रेस के हिस्से अलग अलग हुए हैं। हर प्रदेश के अंदर ये सूची मेरे पास है, 36 कांग्रेस के हिस्से अलग अलग हो चुके हैं, तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर 1984 जबकि ये पूरी सत्ता में थे, उसके बाद ये हालत है। दिक्कत यह है कांग्रेस की लीडरशिप फेल हो चुकी है, राहुल गांधी की लीडरशिप में किसी को विश्वास है नहीं। अभी पंजाब के अंदर जो हाल है इनका, पूरे देश के अंदर इनका जो हाल है, अभी असम में जो इनका हाल होने जा रहा है, जो बंगाल के अंदर इनका हाल है, आगे बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का लड़ पकड़ कर आगे चल रहे हैं, बिहार के अंदर ये जेडीयू के साथ तीसरी चौथी नंबर की पार्टी बनकर वहां पर गए हैं। ऐसे ही ये यूपी में कुछ खोज रहे हैं कि यूपी में हम चौथे नंबर पांचवें नंबर की पार्टी बनकर शायद सत्ता में आ जाए। तो ये कांग्रेस आज इतने डरपोक और भयभीत क्यों है? इतने डरपोक और भयभीत क्यों है नरेंद्र मोदी जी? उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं होने दिया? डर गए क्या? तो इतने डरपोक क्यों हैं? इतने भयभीत क्यों हैं? इतने भगोड़ा के साथ भागते क्यों हैं? अरे नरेंद्र मोदी जी को बोलिए, अब सवाल है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी और इस वक्त कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाने की बीजेपी की स्ट्रैटेजी बैकफायर करेगी या उनके काम आएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं, लौटेंगे जल्दी। झा साहब लौट रहे हैं जल्दी। इस वक्त कांग्रेस की आला कमान और राहुल गांधी के लिए शायद सबसे बड़ा चुनौती का मौका है। एक तरफ अलग अलग राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं वहां पर चैलेंजेस आ रहे हैं, 2 राज्यों से वो पूरी तरह से सत्ता से बाहर निकल चुके हैं और अब असम में बड़ी चुनौती है। संजय झा, असम के बारे में ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि AIUDF से आप लोग ने पहले टाई अप क्यों नहीं किया? आपके गठबंधन क्या है और आपका प्लान क्या है, ये साफ नजर नहीं आ रहा है। तमन्ना जी, मुझे इस बात को आपके साथ बांटने में खुशी हो रही है क्योंकि आपने यदि तरुण गोगोई जी का पहले से आपने उनका स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो उन्होंने इस बात को बहुत ही आत्मविश्वास के साथ दोहराया है और कहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को और भी ज्यादा सीट मिलेंगे, इंतजार कीजिए, चुनाव के नतीजा ज्यादा दूर नहीं है। मैं इतना ही बताऊंगा कि आज जो हमारे सामने, देश के सामने जो मसला है और गहरा मसला है, और यहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड को लेकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, आपने श्री उमर अब्दुल्ला जी, नीतीश कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी सबका टिप्पणी आपने सुना होगा। सब लोगों को चिंता है क्योंकि यहाँ प्रजातंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उनका अपमान किया गया है, उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया गया है, जहां पर चुने हुए लोगों को आज भ्रष्टाचारी सरकार देकर जहां तक आज हम कांग्रेस पार्टी कल इसको कोर्ट में चैलेंज करेगी और हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट से हमें निर्णय हमारे हित में आएगा, हमारे फेवर में आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो घिनौनी घटिया राजनीति है उसका पर्दाफाश और भंडाफोड़ हो रहा है। नहीं, आरपी सिंह जी, संजय झा ने आपसे पूछा था क्या आप लोग चुनाव करवाना चाहेंगे उत्तराखंड में और अरुणाचल में, या उत्तराखंड में इस वक्त चुनाव करवाना चाहेंगे, और क्या अगर चुनाव कराते हैं तो एक समय के लिए दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लोग समझ जाएंगे किस प्रकार की भ्रष्टाचार वहां चल रही थी, जिनके लोग सरेआम रिश्वत देते लेते पकड़े जाते थे,
वीडियो रिकॉर्डिंग ओपन होती है, सब दिखता है लोगों को। और वहां के एमएलए नहीं, वहां की जनता भी इनकी भ्रष्टाचार से तंग थी, हम नहीं है वहां पे। इसलिए जो बार बार ये जो आरोप लगाते हैं संजय झा साहब, अपने अंदर झांकिए, अपना घर संभालिए, अपनी सत्ता के लोगों को ठीक करिए, वो सत्ता लोग ठोकर। अच्छा देखिए, ये विषय कोर्ट में जा रहा है, कितना पैसा ये विषय कोर्ट में जा रहा है और कोर्ट के निर्णय का इंतजार कीजिए। ओके, कोर्ट में जा रहा है विषय, इसलिए वहां तक रहने दीजिए उस बात को। लेकिन आकार पटेल, राहुल गांधी को देते थे। आकार पटेल, दो इंटरेस्टिंग मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। हम सुन रहे हैं, एक मिनट आरपी सिंह जी, एक मिनट। आरपी सिंह जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रहा है कि आप अपने घर को संभालिए, और संजय झा कह रहे हैं कि जो लोग अचानक आज बीजेपी की तरफ चले गए हैं और उनकी पूरी आइडियोलॉजी बदल गई है, हम उनसे बात करना ही नहीं चाहते हैं, हम चाहते ही नहीं कि वो वापस आए। आप क्या देखते हैं इन दोनों अलग अलग मैसेजेस में आकार? नहीं, देखें, ये हमारा रिवाज रहा है कि जो भी पार्टी दिल्ली में हावी हो वहां पर सब राज्य के जो लेजिस्लेटर्स हैं जाते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि जो कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स आज है, यहां पर कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं है, जिसके पास डंडा है वहां पर लोग जाते हैं। यही होना है। जितने सालों तक भाजपा रहेगी दिल्ली में, और मेरा ये ख्याल है कि बहुत सालों तक रहेगी, हर राज्य में यही होना है। मुश्किल ये है कि हमारे यहां जो डिबेट होना चाहिए इस बातों पर कि भाजपा के जो फेलियर्स हैं, जीडीपी ग्रोथ में कोई दम नहीं, जो वो 15 लाख रुपए का जो वादा था वहां पर कुछ नहीं हुआ। डिबेट हो रही है नारेबाजी पर। ये जो सिंह साहब चिल्ला रहे हैं उस बंदे के बारे में जो इस डिबेट पर नहीं है और जो झूठ बोल रहे हैं कन्हैया कुमार के बारे में, डिबेट वहां पर शिफ्ट हो गई है। 5 लाख बच्चे हिंदुस्तान में हर साल मरते हैं जिनको पोषण नहीं मिलता ठीक से। डिबेट वहां पर होनी चाहिए। भाजपा से इन चीजों पर कोई बात ना तो भाजपा के पास है, ना तो कोई जवाब है, ना तो कोई डिबेट है। कांग्रेस की तकलीफ ये है तमन्ना जी कि जहां पर भाजपा उनको खींचे ले जा रही है राष्ट्रवाद के घटिया और बेबुनियादी और फर्जी मुद्दे पर कि मैं राष्ट्रवादी, तुम आतंकी, तुम देशद्रोही, ये बेकार की बातें जो हैं वहां पर कांग्रेस खींची जा रही है। और ये भूल, ये गलती राहुल जी की है। उनमें ये क्षमता नहीं कि ये बेकार की डिबेट को तोड़कर असली राजनीति पर जाएं। और उनकी जो इनकॉम्पिटेंस है वो हर राज्य में दिखाई दे रही है। मुख्य मुद्दा ये है। ओके, तारिक अनवर साहब, एक बहुत ही एक्सपीरियंस नेता के रूप में, और आप भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की साइकिल आती है, पहले भी इसके कई हिस्से हो चुके हैं, एनसीपी भी ऐसा ही एक फैक्शन रहा है। इस वक्त आपके मुताबिक राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, राहुल गांधी, मेरा ख्याल है कि अपनी तरफ से उनकी कोशिश काफी है। आप इस बात को महसूस कीजिएगा कि वो जिस तरह से मास में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत कम लोगों ने ऐसा काम किया होगा कि वो सीधे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों के बीच में जा रहे हैं, छात्रों के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो एक अपोजिशन लीडर के रूप में करना चाहिए वो पूरी तरह से करने की कोशिश है। ठीक है, हर की क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन उनके एफर्ट में मैं नहीं समझता हूं कि कोई कमी दिखाई पड़ती है। ठीक है, जो आप बता रहे हैं कि ये जो डिफेक्शन हो रहा है, ये तो डिफेक्शन कराया जा रहा है, इससे लीडरशिप का कोई बहुत वास्ता नहीं होता है। और हम लोग 40 साल से ये काम देखते आए हैं कि जब केंद्र में कांग्रेस का शासन रहा है तो लोग कांग्रेस की तरफ भागे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन है तो लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, जैसा अभी पटेल साहब ने भी कहा। और ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि हम कांग्रेस को चाहिए कि मुख्य मुद्दे की तरफ ले जाने की, देश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गलत दिशा देने की कोशिश कर रही है राष्ट्रवाद का नाम लेकर, उससे ये भटक जाएंगे। और मैं समझता हूं कि सही मुद्दों को उठाने का काम करना चाहिए, और इन चीजों से मैं समझता हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये राजनीतिक घटनाएं हैं और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। नहीं तो नीलांजन, अगर इस तरह से देखें, जैसे तारिक अनवर साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक ऑपोजिशन लीडर के रूप में अपने बयान देते रहे हैं, लेकिन पार्टी को जो चलाने का काम है फिर वो कौन करेगा? वो क्या गैप नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, मैं शुरुआत करना चाहता हूं जो सवाल आपने तारिक अनवर जी को पूछा था,
कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी फेलियर ये है कि 2014 के बाद से संगठन को रिवाइव करने की कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से कोई प्रयास नहीं है। राहुल गांधी आके काफी जोश से आके उन्होंने जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन से उनके, चाहे वो स्टूडेंट्स बॉडी हो या यूथ बॉडी हो, उनको रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस को शुरुआत किया गया था, लेकिन कहां जाके वो जो कहानी है वो अधूरा ही रह गई। आज के तारीख में अगर आपको कांग्रेस को दोबारा रिवाइव करना है तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशनल जो नेटवर्क है उसको पूरी तरह से इरिगेट करना पड़ेगा। सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, सिर्फ बयानबाजी करके नहीं, सिर्फ एक सैटेलाइट के तौर पे जाके पैराड्रॉप होके आम जनता के बीच में घूम के पदयात्रा करके 50 किलोमीटर चल के सिर्फ उस तरह की जो कॉस्मेटिक हेडलाइन ग्रैबिंग जो अपोजिशन लीडर का जो एक्शंस हैं सिर्फ वो करने से नहीं होना। आपका जो नेटवर्क है, जो कांग्रेस का जो पूरा नेटवर्क है, जो काडर है, जो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया 2014 की जो ऐतिहासिक हार के बाद, उसको रिवाइव करने के लिए उनका मनोबल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा वर्कर को कि केंद्रीय नेतृत्व आपके साथ है, आपकी लड़ाई के साथ है। तो वो जब तक सिनर्जी नहीं होगी तब तक कांग्रेस का रिवाइवल का कोई चांस नहीं है। मनीषा जी, अंत में आपका क्या एक एनालिसिस इस पर बन रहा है? क्या फिर फ्यूचर होगा कांग्रेस का और राहुल की लीडरशिप के अंडर? क्योंकि इस तरह अगर हर स्टेट को वो तोड़ते जाए, जो बीजेपी है वो उनकी वीकनेस पकड़ते जाए, तो फिर कांग्रेस लीडरशिप को अब क्या करना चाहिए? देखिए, आपके सवाल के दो पार्ट हैं। क्या फ्यूचर होगा कांग्रेस का, इसका मैं एक सीधा वो दूं कि मैं संजय झा जी के साथ सहमत हूं कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होने वाला है। 125 साल का इतिहास एक बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, ये आप देखिए कि ये पूरा का पूरा राहुल गांधी के नेतृत्व पर कहीं न कहीं एक कमजोर नस भाजपा ने पकड़ लिया है कि कांग्रेस सोनिया जी के इर्द गिर्द उन पर कोई सवाल नहीं कर सकता और राहुल गांधी सोनिया जी की कमजोरी है। आपके इस पूरे प्रोग्राम में विजय बहुगुणा का ये कहना कि मैं नहीं रहना चाहता इस सरकार के साथ, ये बहुत बड़ी बात है और इसका जवाब नरेंद्र मोदी को नहीं देना है। केएम सुधीरन का कहना, वीएम सुधीरन का, कि उमेन चांडी और हम अब इलेक्शन के 12वीं घड़ी में हम ऐसा करते हैं, आसाम तक हम गए भी नहीं, हेमंता शर्मा बिस्वाल, ये सब कांग्रेसी लोग हैं। ये जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। सशक्त पार्टी अभी केवल गली नुक्कड़ पर नरेंद्र मोदी और कन्हैया कुमार करने से नहीं निकलेगी। आपके अपने जो दिग्गज नेता हैं और जो आगे भविष्य वाले नेता हैं, उनकी राय क्या है आपके केंद्रीय नेतृत्व के बारे में, और भारतीय जनता पार्टी इसमें सक्सेसफुल रहेगी कि आपको इस बात का सही जवाब शायद देखना पड़े। कांग्रेस में बहुत दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस की समझदारी भारत के विभिन्न तो शायद अब छोटे राज्यों में तमन्ना जी, छोटे राज्यों में जो भड़का रहे हैं, ये किस लिए भड़का रहे हैं? ये कोई इनको बहुत इससे पॉलिटिकल गेम बीजेपी को नहीं है, लेकिन इससे वो सीधा का सीधा 10 जनपद का बटन जो दबाते हैं कि देखते हैं इस पर वहां से क्या जवाब आता है, देखते हैं उस पर क्या जवाब आता है। तो फिलहाल भाजपा को नफा नहीं है, तो लेकिन वो हिलाएगा नेतृत्व को। तो अब इस बार देखना है कि क्या जवाब आता है 10 जनपद से। क्या फिर से जो ओल्ड गार्ड कहते हैं या जो पुराने नेता हैं वो फिर से आगे आते हैं या नहीं? आज हम चर्चा कर रहे थे पूरी तरह से प्योर पॉलिटिकल डिस्कशन, कांग्रेस पार्टी, उसके फ्यूचर और स्ट्रेटेजी पर। काफी इंटरेस्टिंग बातें सामने निकल कर आई। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज के खास आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।